Okay, what I'm going to do, I'm going to share my screen. Uh, let's start the September December 24 wala paper. We did yesterday the June 25. Uh, सितंबर दिसंबर 24 स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये एक सेकंड ऐसा पेपर है जो आपकी एग्जाम किट में नहीं होगा। सही है। सो इसके आंसर्स वगैरह क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, नॉर्मली स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद ऑल दीज थिंग्स। सो दैट्स व्हाई मैं सेकंड क्वेश्चन ये वाला स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके। सितंबर दिसंबर 24। आर वी रेडी टू स्टार्ट? You guys are here on this screen. I have the feedback from two, and I hope the same is the feedback for others as well, right? Okay, so let's start the paper. So, अच्छा, बाय द वे बिफोर आई स्टार्ट, मैं स्टार्ट करता हूँ पेपर, एक बात बताना ऑनेस्टली कि जितनी इंट्रोडक्शन में जितने ये इस तरह के गाइडेंस नोट्स लिखे हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4, सॉरी, 3 ऑफ 4 एंड लास्ट, ये एक भी दफा पढ़ना हुआ है सबका? लाइक किस किस ने एक दफा एटलीस्ट ये चारों प्रॉपर पॉइंट बाय पॉइंट पढ़े हो? समरा, रेहाब, शर्मिला? नो। गुड। और दैट्स गुड। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अभी पढ़ो, मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि एक दफा भी अगर पढ़ो प्रॉपरली कि इसमें क्या बातें लिखी हुई हैं, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं। सो जिन लोगों ने पढ़ा है, इट्स गुड। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन सब लोगों को मेरा एक एडवाइस है, एक दफा जरूर पढ़ लेना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर दफा पढ़ो, बट एक दफा जरूर पढ़ लेना कि यहाँ बातें हुई भी क्या है। ओके। um let's start. Exam summary. Are we ready to start? I am not sure about others. Okay, so let's start. Jessica is an additional rate taxpayer, and on 6th April 23, she made a lifetime gift consisting cash both shares and cash to a trust. Okay, मतलब उसने कैश भी दिया है, शेयर्स भी दिए, with the funds then being held for benefit of two grandchildren aged 3 and 4। ओके, जो उसको पैसे वगैरह मिले थे, वो पैसे उसने, सॉरी, जो उसने ट्रस्ट क्रिएट किया था वो बेसिकली किसके लिए किया था? ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए किया था। एक 3 साल का, एक 4 साल का। Jessica understands that she will have to consider both IHT and capital gains tax in respect of these gifts, but the trust will pay IHT arising from the gift. What is the what is the implication of this line? The trust will pay the IHT arising. What is the implication? Quickly. What is the implication of this line? या फजूल में लिखा हुआ है, कोई implication ही नहीं है?
We can conclude this as well. Only two comments. No gross up. Good one. Nasik, Renuka. Get trust will pay the IHT at 20%. Grossing up का scene नहीं है. Very good. Uh, and is this statement factually correct? Jessica understands that she will have to consider both IHT and capital gains. Yeah, that's correct, Nimra. Thank you. Does this line have any implication? या फजूल में लिखी हुई है? So again, this line is factually correct कि जब भी कभी कोई गिफ्ट दिया जाता है तो उसके ऊपर आईएचटी की इम्प्लीकेशन भी होगी और कैपिटल गेन्स की भी इम्प्लीकेशन होगी. सो दिस स्टेटमेंट इज फैक्चुअली करेक्ट. लाइक अंडरस्टैंडिंग इसकी करेक्ट है. ओके. जैसे का गिफ्ट टू द ट्रस्ट. Shares, 100,000 pound one ordinary shares in Valuable Limited, an unquoted trading company. Sorry, an unquoted non-trading investment company. Jessica currently owns 150,000 shares out of Valuable Limited issued share capital of 250,000 pound one ordinary shares. The current market value of ordinary shares is 20%, 40%, 60%. I'm not sure किसी ने अभी तक किया नहीं किया, but normally या ideally होना ये चाहिए कि यहाँ तक देखने के बाद ही आप में से आप लोग इनफैक्ट परसेंटेज कैलकुलेट कर लो कि अच्छा इसका मतलब जैसिका के पास 150,000 शेयर्स थे और 150,000 में से 150,000 में से शी इज गिफ्टिंग शी इज गिफ्टिंग 100,000 शेयर्स. तो इसका मतलब इसके पास पहले कितने शेयर्स थे और बाद में कितने शेयर्स रह जाएंगे. ओके. सो ये कैलकुलेशन. गुड वन समरा. सो ये कैलकुलेशन साथ साथ करने की होती है कि आप साथ साथ अपने पॉइंटर्स ऑफ द क्वेश्चन रेडी करते रहो. जैसे का सब्सक्राइब हर 150,000 शेयर्स इन वैल्यूएबल लिमिटेड एट देयर पार वैल्यू ऑफ £1 पर शेयर ऑन 8 जुलाई 2005. और इसने जो शेयर्स खरीदे थे वो किस तरह खरीदे थे? सब्सक्राइब किए थे. कितने का सब्सक्राइब किया था? £1 पर शेयर के हिसाब से उसने सब्सक्राइब किया था. Jessica disposal of shares in Valuable Limited will not qualify for BADR or investor relief or gift holdover relief for a business asset. अगर ये बातें ये स्टेटमेंट्स नहीं भी लिखे हुए होते तो भी मुझे पता था कि ये शेयर्स क्वालिफाई नहीं करेंगे बिकॉज ये तीनों रिलीफ्स बीएडीआर, इन्वेस्टर रिलीफ, गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ इज फॉर ट्रेडिंग कंपनी के शेयर्स. क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, दैट्स वाई इसके शेयर्स क्वालिफाई करेंगे ही नहीं फॉर ऑल सच रिलीफ्स. ओके. Cash totaling 250,000, of which 50,000 was held in individual savings account and remainder was in bank account earning interest. Uh, Remainder in bank account earning interest. इसका मतलब ये हुआ कि 250,000 में से 50,000 के ऊपर जो इनकम आती होगी वो एग्जेम्प्ट होती होगी और जो बाकी की अमाउंट के ऊपर इनकम आती होगी 200,000 पे जो इंटरेस्ट मिलता होगा उस पर टैक्स पे करना होता होगा. Jessica has not made any previous lifetime gifts. Okay. Jessica income.
Jessica will be an additional rate taxpayer for tax year 23-24. As a result of gifting the cash to the trust, Jessica will have no savings income for the tax year 23-24. If Jessica had not made the gift, then she would have received savings income of 6250 on cash held during the tax year 23-24, of which 1250 would have been from ISA. ISA से रिसीव हुआ हुआ इंटरेस्ट तो एग्जेम्प्ट है, बट जो अदर देन ISA इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, दैट इज ऑब्वियसली टैक्सेबल, राइट? As a result of making the gift of shares, Jessica dividend income was reduced from 24,000 to 8,000. मतलब उसकी इंटरेस्ट सॉरी डिविडेंड इनकम भी रिड्यूस हो जाएगी. सबसे पहली फरमाइश, कैलकुलेट जेसिका की कैपिटल गेन्स टैक्स लाइबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 23-24. कैश वाला जो हेडिंग था समरा, दैट वन. सो मैं ये कह रहा था कि कैश उसने जो ट्रस्ट को दिया है टोटल, दैट इज 250,000. ओके, उस 250,000 में से 50,000 एज पर द स्टेटमेंट इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ था, और बाकी का जो है वो बैंक में रखा हुआ था. और बैंक में जो रखा हुआ था तो उस पे उसको इंटरेस्ट मिलता था, लिखा हुआ है ना, रिमाइंडर वाज इन बैंक अकाउंट अर्निंग इंटरेस्ट, मतलब बाकी के ऊपर उसे इंटरेस्ट इनकम मिलती थी. अब हुआ क्या, अब जब उसने कैश पूरा का पूरा ट्रस्ट को दे दिया, तो अब इनकम उसके पास नहीं आएगी, राइट? एज अ रिजल्ट जैसेका की इंटरेस्ट इनकम रिड्यूस हो जाएगी. इज दिस थिंग नाउ क्लियर? सो दैट वाज माय पॉइंट, और इसमें मैं बस ये कह रहा था कि जो इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट आता होगा दैट वुड बी एग्जेम्प्ट, और जो इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट के अलावा से इंटरेस्ट आता होगा, ऑब्वियसली नीडलेस टू से दैट वुड बी टैक्सेबल, राइट? चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली फरमाइश, कैलकुलेट जैसेका की कैपिटल गेन्स टैक्स लाइबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 23-24. मैं अगर जैसेका की कैपिटल गेन्स टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना स्टार्ट करूं, तो मैंने जैसेका की कैपिटल गेन्स टैक्स लाइबिलिटी के लिए देखा कि जैसेका के पास डिस्पोजल प्रोसीड्स रिकॉर्ड होएगा. जैसेका ने कितने शेयर्स गिफ्ट किए थे? 100,000 आउट ऑफ 250,000. इसका मतलब जैसेका ने 40% शेयर्स गिफ्ट किए हैं, राइट? सो जैसेका ने जो 100,000 शेयर्स गिफ्ट किए थे, और 100,000 शेयर्स में 40% के शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 4 पर शेयर. ये मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ कॉलम एफ में. कॉलम ई इज पार्ट ऑफ माय आंसर. अच्छा, डिस्पोजल प्रोसीड के बाद कॉस्ट. कॉस्ट कितनी? 100,000 शेयर्स थे. 100,000 शेयर्स थे. 1 पर शेयर कॉस्ट थी. 1 पर शेयर कॉस्ट थी. मैंने कॉस्ट रिकॉर्ड कर ली इसकी बाय द अमाउंट 100,000 विद द माइनस साइन. ओके, एज अ रिजल्ट जैसेका के पास गेन कितना आया? 300,000.
इस गेन में से, अगेन बी क्लियर विद द रिक्वायरमेंट प्लीज, इसने तुमसे टैक्सेबल गेन्स या कुछ नहीं मांगा, इसने तुमसे कैपिटल गेन्स टैक्स लाइबिलिटी मांगी है। सो कैपिटल गेन्स टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए, इज इट डन? If there is anything which is not clear. Um, is it fine, Sharmila? Sorry. Can I move to the next one, please? Moving to the next one. Calculate the inheritance tax which will be payable as a result of Jessica making both gifts to the trust. मतलब तुमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि जेसिका का शेयर्स के ऊपर कितना बनेगा या कैश पे कितना बनेगा। प्लीज बी क्लियर विद द रिक्वायरमेंट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, दोनों के ऊपर कितना बनेगा। ओके, मेकिंग बोथ गिफ्ट्स टू द ट्रस्ट, दोनों गिफ्ट्स की बात हो रही है। सो इफ आई स्टार्ट बिफोर गिफ्ट, बिफोर गिफ्ट जेसिका के पास 150,000 शेयर्स थे और 150,000 वाज रिप्रेजेंटिंग 60%, राइट? सो 150,000 at the rate 7 per share. I am like after gift, उसके पास 50,000 शेयर्स रह गए और 50,000 शेयर्स की वैल्यू कितनी थी? 3 पर शेयर। 150 divided by 250 is 60% before gift. Fifty divided by 250, which is like 20%, is
after gift. So as a result, value of shares ट्रांसफर्ड जिसको हम डिमिन्यूशन इन स्टेट भी बोलते हैं, डिमिन्यूशन इन स्टेट मेरे पास कितनी है, दैट इज लाइक बाय द अमाउंट 900,000, 900,000। आई होप दैट्स क्लियर, राइट। फिर उसके बाद इसने कैश भी दिया था। कैश कितने का दिया था इसने, 250,000 का। तो इसका मतलब टोटल चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, दैट इज लाइक बाय द अमाउंट 1150। इस 1150 में एनआरबी माइनस किया फॉर 2324, 2324 का एनआरबी कितना, 325,000। सो अमाउंट एनआरबी से एक्सीड कितना कर रहा है, 825। जितना अमाउंट एनआरबी से एक्सीड कर रहा है उसके ऊपर आईएचटी अप्लाई कर दिया एट द रेट, इज इट डन। थैंक्स रेहाब एंड शर्मिला। एनी क्वेश्चन फर्दर प्लीज। नो, नो क्वेश्चन। शफीक, नासिक, रेनुका, समरा, जैन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिक्वायरमेंट। कैलकुलेट रिडक्शन इन जैसेका इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 23-24। ये बताओ जैसेका की इनकम टैक्स लायबिलिटी में रिडक्शन कितना आएगा इन टैक्स ईयर 23-24। जैसेका की इनकम टैक्स लायबिलिटी में रिडक्शन कितना आएगा इन द टैक्स ईयर 23-24। अच्छा, ये जुमला जहन में रखना कि she will be an additional rate taxpayer in 23-24, right? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो अप्रोचेस है। आ, पहले कौन सी अप्रोच पे बात करनी है, एक लॉन्ग अप्रोच है बट इजी टू अंडरस्टैंड, एक शॉर्टकट है बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या करना है।
इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट नहीं, दोनों तो करना है शर्मिला. सो लेट मी डू द easy way for you guys first. Okay, like I said, easy way is long, but it's easy. ऐसी जब भी कभी कंपैरिजन आए ना, वन ऑफ द इजीएस्ट वे इज ये सोचो कि अगर जैसा चल रहा है सब कुछ वैसा चलता रहता तो क्या होता, और चेंजिंग आने के बाद क्या हो. जैसा भी चल रहा है सब कुछ वैसा चलता रहे तो डिविडेंड आएगा 24 का. बट शेयर्स गिफ्ट करने के बाद डिविडेंड 24 नहीं रहेगा. शेयर्स गिफ्ट करने के बाद डिविडेंड 24 से रिड्यूस होके कितना हो जाएगा, 8,000. राइट, दैट इज द फर्स्ट इम्प्लीकेशन. इंटरेस्ट पहले कितना, इंटरेस्ट पहले कितना था, अगर ये इसने शेयर्स गिफ्ट ना किए होते तो डिविडेंड आता है इसके पास 6250, और उसमें से 1250 आईएसए का वो एग्जेम्प्ट है उसको मैंने माइनस कर दिया. आफ्टर में डिविडेंड कितना आएगा, 0. राइट, रिक्वायरमेंट समझना. मुझसे पूछा ये जा रहा है कि ये बताओ इसकी वजह से उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी में रिडक्शन कितना आएगा. ओके, आज के दिन डिविडेंड पे टैक्स कितना लग, अच्छा समझना. सिंस जैसे का इज ऑलरेडी एडिशनल रेट टैक्स पेयर, एडिशनल रेट मतलब इसकी इनकम 125140 से ज्यादा है, तो क्या इसको पर्सनल अलाउंस मिलता होगा, तो क्या इसको पर्सनल अलाउंस मिलता होगा. जी, तो क्योंकि ऑलरेडी इसकी इनकम 125140 से ज्यादा है तो इसको पर्सनल अलाउंस तो नहीं मिलता होगा, टेपरिंग ऑफ पर्सनल अलाउंस. राइट, राइट. तो मैंने क्या किया, B3 में से डिविडेंड में से 500 माइनस किया. 500 क्या है, डिविडेंड की एग्जेम्पशन. फिर उसके बाद डिविडेंड अगर एडिशनल रेट पे हो तो रेट ऑफ टैक्स कितना लगता है, 39.35. इसके ऊपर मैंने टैक्स लगा दिया. राइट, इंटरेस्ट, सॉरी, इंटरेस्ट 5,000. एडिशनल रेट टैक्स पेयर वाले बंदे को इंटरेस्ट पे कोई एग्जेम्पशन मिलती है. इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन बेसिक रेट के लिए 1,000, हाई रेट के लिए 500, एडिशनल रेट के लिए कितनी होती है. कुछ भी नहीं. सो दैट्स है, मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे इंटरेस्ट के ऊपर 45% का टैक्स ले लिया. नहीं नहीं समझा, डिविडेंड में तो 500 की एग्जेम्पशन है ना, चाहे बेसिक हो, हाई हो, एडिशनल हो. दैट्स है मैंने यहाँ पे 500 माइनस किया. मैं भी इंटरेस्ट पे पूछ रहा था कि इंटरेस्ट पे कोई एग्जेम्पशन होती है. इफ एडिशनल रेट टैक्स पेयर, द आंसर इज नो. सो एज अ रिजल्ट मेरे पास डिविडेंड का, सॉरी, मेरे पास बिफोर कैटेगरी में
ये तो बड़ा खतरनाक काम है यार। हम्म। 39.35। सॉरी, 39.75। ओके, सो ये पूरी जगह पे मेरे पास बिफोर की बातें आ गई। मार्जिन का ऑप्शन नहीं। आफ्टर में, आफ्टर में 8,000 का डिविडेंड है, 500 एग्जाम्शन में चला गया, राइट? 7,500 एज अ रिजल्ट मेरे पास। टोटल रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी मेरे पास कितनी आ गई? दैट इज लाइक 8610। ये था लॉन्ग फॉर्म तरीका। अभी आई विल टॉक अबाउट द शॉर्टकट। लॉन्ग फॉर्म अप्रोच क्लियर? 39.35 है ना? सही लिखा था मैंने, मुझे गलत क्यों करवाया? मेरा 39.35। इज इट क्लियर? रेनुका, दैट इज फॉर इंटरेस्ट। सिंस आफ्टर में इंटरेस्ट है ही नहीं, सो नहीं भी लिखो तो मसला नहीं है। आफ्टर में इंटरेस्ट है ही नहीं, सो दैट्स राइट। और वो 39.75 नहीं, 39.35।
अब आते हैं शॉर्टकट पे। शॉर्टकट, रिडक्शन इन डिविडेंड। डिविडेंड इनकम में रिडक्शन कितना आ रहा है? पहले 24 था, बाद में कितना रह गया? 8,000, राइट। इसके ऊपर टैक्स सेव कितना हो रहा होगा? 39.35%। कर देते हैं ना टैक्स सेविंग परसेंटेज, और यहाँ कर देते हैं टैक्स सेविंग अमाउंट। सो टैक्स सेव का परसेंटेज कितना होगा? 39.35%। और रिडक्शन इन टैक्सेबल इंटरेस्ट। टैक्सेबल इंटरेस्ट का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि 6250 में से, और 1250 में से 1250 आईएसए का है, विच इज ऑलरेडी एग्जाम्प्ट। सो आंसर में देर इज नो डिफरेंस ऑब्वियसली, बट इफ यू आस्क माय इंडिपेंडेंट ओपिनियन, फर्स्ट मेथड is lengthy but easy to understand. Second method is short but maybe I can say a bit difficult to understand. Anything to ask in question 1C? As you feel comfortable. मतलब दैट से मैंने दोनों मेथड शो कर दिए, आंसर दोनों से करेक्ट आ रहा है। पेपर पर्सपेक्टिव बोथ मेथड्स आर एक्सेप्टेबल। आई लीव इट टू यू। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इट लुक्स टू मी दैट दिस क्वेश्चन इज ऑफ 15 marks. Calculate income tax payable, पूरा का पूरा इनकम टैक्स पेबल। Sheldon is employed by Luke Limited. The following information is available for the tax year 23-24. क्या क्या information available है? Employment income. Luke Limited paid Sheldon a gross annual salary of 133,000. Okay, gross annual salary of 133,000. On 1st August 23, Luke Limited provided Sheldon with an interest-free loan of 80,000, not providing for qualifying purpose. Sheldon repaid 8,000 of the loan on 31st January 2024. The taxable benefit in respect of this loan is calculated using the average method. मतलब आपने lower of two वाली approach नहीं follow करनी, आपने simple क्या देखना है? Average method. Throughout the tax year 23-24, Sheldon had used the
had the use of Luke Limited company gym. The company gym is only open to the employees of Luke Limited, and the annual cost per employee to the company of providing this benefit is 670. I was waiting for someone's comment and I got it. Yeah, very rightly said, Sharmila. So point three is exempt benefit. No, Zen. Point three is exempt because it is a facility which is owned by employer. Outsiders are not allowed. So such benefits are exempt benefits. Throughout the tax year 23-24, Luke Limited provided Sheldon with living accommodation. The company purchased the property on 1st January 2022 for 540,000 and it has an annual value of 14,000. Sheldon pays Luke Limited 250 per month towards the use of property. Running costs totaling 850 for the year 23-24 were paid directly by Luke Limited. The property was furnished by Luke Limited at a cost of 20,000 with Sheldon first move into the property on 1st January 2023. Luke Limited paid, अच्छा मैं खैर इसको जस्ट एक हाईलाइट पूरा तो नहीं कर रहा बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस अगर आप नोट करो तो इंटरेस्टिंगली इसमें बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी रिगार्डिंग accommodation benefit, expensive accommodation, ancillary benefits of accommodation, all things like that. Okay. Uh, Luke Limited paid 890 for medical insurance of Sheldon. If Sheldon arranged the medical insurance himself, then it would have cost 1060. Yes, please. Point 5. Answer would be point 5. What will be the amount of taxable benefit? Very good. 890, which is basically the cost to employer. Sheldon incurred business expenditure of 600 during the tax year 23-24, which was reimbursed by Luke Limited in full. तो इसका मतलब अगर रीइंबर्स हो गया तो ये एक्सपेंस नहीं है अगर ये रीइंबर्स नहीं होता और बिजनेस एक्सपेंस करता तो फिर ये डिडक्शन के तौर पे डिडक्ट हो रहा होता फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट इनकम फॉर द टैक्स ईयर 23-24 Luke Limited deducted income tax of 60560 under pay from Sheldon earnings. What to do with this time? What to do with this time? वेरी गुड आईटीएल से माइनस होगा टुवर्ड्स द एंड प्रॉपर्टी इनकम शेल्टन owns 12 residential properties which are let out. Wow, landlord banda. The total rent received during the tax year 23-24 was 140,000. Okay. Okay. In addition, on 6th April 2023, Sheldon received a premium of 45,000 on the grant of 45-year lease, 5-year lease for a freehold shop. Can we calculate taxable premium on this?
Point three. Sheldon expenditure in relation to property business was 35,800 for the tax year 23-24. मतलब आपको ये बता रहे जा रहे हैं कि टोटल उसके जो एक्सपेंसेस हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड दे आर 35,800. This figure includes 2,000 for decorating and painting one of the properties. Redecorating and painting. Is it allowed? Um, mm, Good one. So everyone, it is allowed, right? 4,000 for the cost of new 5 washing machines. All 5 washing machines replaced washing machines which have been bought for 600 each in 16. The new washing machines were similar to the old ones replaced. On this, RFR available on complete 4,000, right? There is no improvement. 1,600 for legal fees in relation to the grant of 5-year lease for the freehold shop. Is it allowed? ग्रांट ऑफ लीज के लिए लीगल कॉस्ट बियर की है. लीज के लिए लीगल कॉस्ट बियर की है. किराए पे उठाने के लिए लीगल कॉस्ट बियर की है. इज इट अलाउड? um शर्मिला, सो टू योर पॉइंट, अगर ये खरीदने बेचने टाइप की किसी चीज के लिए इनकर की होती देन यस आई एग्री, ये अलाउड नहीं होती. बट सिंस करेंटली इट इज फॉर लेट आउट, इट इज अलाउड. During the tax year 23-24, Sheldon received dividend income of 17,000. Okay. Um, should we start the answer? Anyone want to discuss, ask anything before I start the answer? No worries. अच्छा, मेरे पास इसको प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. मैं अपने पास इनकम टैक्स के प्रोफॉर्मा समरा, yes, the answer is yes. So legal professional charges, sorry, लीगल चार्जेस और क्या था, लीगल एडवर्टाइजमेंट, अकाउंटेंसी, स्टेट एजेंट फॉर द लीज पर अलाउड. सो वो वाला जो पॉइंट था, या लॉयर. सो ये दैट लिंक्स टू दैट पर्टिकुलर थिंग. अच्छा, मैं कह ये रहा था, इसको प्रेजेंट करने के मेरे पास दो पॉसिबल तरीके हैं. पहला तरीका ये है कि मैं इनकम टैक्स का फॉर्मेट बनाऊं और जो जो चीजें फाइंड आउट करनी है उनको मैं नीचे से फाइंड आउट करूं. दैट इज फर्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन टू, एम्प्लॉयमेंट इनकम, प्रॉपर्टी इनकम की डिटेल्ड वर्किंग्स है, इनको कैलकुलेट करूं और आखिर में इनकम टैक्स पेबल की हेडिंग डालूं. तो आई प्रेफर टू फॉलो द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन जिस फॉर्म में तुम्हें डेटा गिवन है. लाइक सबसे पहली हेडिंग मैंने अपने पास डाली एम्प्लॉयमेंट इनकम की. ओके. एम्प्लॉयमेंट इनकम में मैंने सबसे पहले लिखा सैलरी. मेरे पास सैलरी कितनी है इसकी, शेल्डॉन की 133,000. सैलरी के बाद लोन बेनिफिट, लोन बेनिफिट, लोन एट स्टार्ट 80,000, लोन एट एंड
72,000 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज लोन आ गया। एवरेज लोन को मल्टीप्लाई किया मैंने ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एंड ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2.25%, मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ्स के लिए ऑन एवरेज ये लोन रहा है। ऑन एवरेज कितने मंथ्स के लिए ये लोन आउटस्टैंडिंग रहा है। अरे आप नो प्लीज, 1 अगस्त को लोन लिया था। शर्मिला नो, we have to count till fiscal year which is 31st March or 5th April. Uh, and please, again, a small request. Do share your answers with everyone rather than sharing with me only. The answer is correct. It is 8 upon 12. I'm not calling out the names. जिन जिन लोगों ने months counting में गलती की थी, are they clear on this 8 count of 8? So देखो, ये टाइनी टूनी चीजें जो है ना पेपर में अवॉइड करनी है सीरियसली। और ये वर्किंग मैंने यहाँ पे सिर्फ अपनी स्प्रेडशीट की पिक्चर लेने के लिए रखी है। कंपनी जिम, पॉइंट नंबर 3। जिम के बाद पॉइंट नंबर 4, अकोमोडेशन। बहुत सारी बातें थी। थ्रू आउट द टैक्स ईयर 23-24, लूक लिमिटेड प्रोवाइड शेल्डॉन विद लिविंग अकोमोडेशन। द कंपनी परचेज द प्रॉपर्टी ऑन 1 जनवरी 22 फॉर 540 एंड इट हैज एन एनुअल वैल्यू ऑफ 14,000। सो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ अकोमोडेशन। अकोम अकोमोडेशन बेनिफिट तो स्ट्रेट अवे 14,000 आ गया। अकोमोडेशन बेनिफिट के बाद expensive accommodation benefit. Expensive accommodation would be 540 minus 75,000 multiply by official rate of interest. मंथ अपोर्शन करना है। मैं फिर कह रहा हूँ ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए लिखा है। शेल्डॉन pays 250 towards the use of property. प्रॉपर्टी की रीइंबर्समेंट
Then, oh sorry, running costs totaling 850 were paid by Luke Limited. Running cost for the property. Running cost for the property is then फर्नीचर यूसेज बेनिफिट 20,000 का फर्नीचर 20% बेनिफिट परसेंटेज. मेडिकल इंश्योरेंस. मेडिकल इंश्योरेंस के बाद बिजनेस एक्सपेंडिचर. एम्प्लॉयमेंट इनकम. एनीथिंग टू आस्क, एनीथिंग टू क्लेरिफाई? सो रेणुका, अगर ये रीइंबर्स नहीं हुआ होता तो ये बिजनेस एक्सपेंसेस ने अपनी जेब से पे किया था, फिर ये इसके पास डिडक्शन के तौर पे शो होता. क्योंकि इसने पे किया, इसको सारा रीइंबर्स हो गया, हेंस इफेक्टिवली एक्सपेंस कुछ हुआ ही नहीं. सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे जीरो मेंशन किया. एंड इफ यू लुक नोट टुवर्ड्स द रिक्वायरमेंट, डाउन टू द रिक्वायरमेंट, you should indicate by use of zero any item which do not require any adjustment. So जिनके साथ कुछ नहीं करना, उसके साथ जीरो मेंशन करना है. आई होप रेणुका इट्स क्लियर. रेंटल इनकम 140. फाइव माइनस वन. टैक्सेबल लीज प्रीमियम के बाद एक्सपेंडिचर 35,800.
एक्सपेंडिचर ऑफ 3500 में रीटेक को रीडेकोरेटिंग इज अलाउड। रीडेकोरेटिंग के बाद वॉशिंग मशीन RFR 0। वॉशिंग मशीन RFR के बाद लीज प्रीमियम, सॉरी, लीगल फीस लीज पे देना। इज इट अ कैपिटल नेचर और इज इट अ रेवेन्यू नेचर? लीज पे प्रॉपर्टी देना मतलब जिस पे हम लीज प्रीमियम ले रहे हैं। देखो, लीगल फीस इन रिलेशन टू ग्रांट ऑफ 5 ईयर लीज फॉर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब जो उसने रेंट वाले के लिए लीगल फीस की बात नहीं हो रही। ये बेसिकली लीगल फीस किस चीज के लिए बात हो रही है कि जो उसने 5 साल के लिए लीज पे दी थी, जो प्रीमियम श्रीमियम था उसके ऊपर की बात हो रही है। इज इट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेनुका, बट वी नॉट पे इट एवरी ईयर, we pay it every 5 year, right? So I hear you, you have a valid point, but just to clarify, we will not pay it annual basis, let's say. We will be paying it on every, let's say, 5 year basis, या जितने ड्यूरेशन का लीज का पीरियड होगा उतने ड्यूरेशन पे। दैट्स राइट। सो ये जो लीगल फीस है, इसके ऊपर माय पर्सपेक्टिव है, अभी मैंने जब दोबारा आंसर पढ़ते, सॉरी, आंसर सॉल्व करते हुए दोबारा इसको केयरफुली रीड आउट किया। सो आई एम लाइक कि भाई ये 1600 अलाउ नहीं होना चाहिए। और 1600 ना अलाउ होने का रीजन अकॉर्डिंग टू मी इज ग्रांट ऑफ न्यू लीज। So this is my perspective. Yes, Sharmila, please. What you didn't get, do let me know. Grant of lease for 5 years. Is it a revenue nature or is it a capital nature? एग्जैक्टली। सो अगर ये लाइक आई वाज रेफरिंग, अगर ये कुछ एनुअल टर्म्स की चीज होती ना, हर साल पे करनी है, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम है विच इज जनरली एवरी ईयर, आई एग्री इट वुड बी रेवेन्यू इन नेचर।
But since ये once in 5 year, yeah, it is more linked to the duration of lease. Hence, I am like it is more of a capital expenditure rather than revenue expenditure. Yes, you are right. Uh, yes, you are right. But lease in general terminology, simple rent पे देना. यहाँ पे ये सिंपल रेंट पे देने वाला लीगल फीस होती ना. जैसे मैं कोई अपने टेनेंट के साथ नेगोशिएशन कर रहा हूँ. इट इज वेरी क्लियरली 5 year लीज जो इसने यहाँ पे दिया था. सो दैट्स व्हाई. दर इनकम. टोटल इनकम. इज देयर एनी qualifying interest type of stuff in the question? Personal allowance. Again, the requirement is not to calculate income tax liability. The requirement is to calculate income tax payable. 37,700. 20%. Then
Uh, that's a very good point, Shamila. So the preferable answer is no. Like, at least you need to disclose the abbreviation in the answer at least once, then you can use it. Like, पर्सनल अलाउंस, एक दफा अगर आप पर्सनल अलाउंस के साथ if you mention it in this way, then it is fine to use PA. Otherwise, abbreviations directly without disclosing the reason are not advisable to use. Thank you for asking. Pay, it can be written because pay question में खुद ही इसी फॉर्म में given है. So you can use that stuff जो question में तो given है, but uh, I'm done. Any question from anyone? To be honest, interesting question. एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए. श्योर, रेणुका. सर, सॉरी, मैं इधर आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ. समरा, आई शेयर्ड yesterday. आप लोग यार, आपने ग्रुप ही नहीं देखा यार. सो आई शेयर्ड द पीडीएफ. आई शेयर्ड द टू स्प्रेडशीट जिसमें से एक में इनकम टैक्स के क्वेश्चन हुए हुए थे. एक के कॉर्पोरेशन टैक्स के क्वेश्चन हुए हुए थे. I shared in the group, by the way.
क्या इनकम के बैंड शो करने चाहिए? इनकम के बैंड्स शफीक, जैसे यहाँ पे ऑटो नजर आ रहे हैं तो शो करने पड़ेंगे, बिकॉज दैट वुड बी पार्ट ऑफ वर्किंग, अदरवाइज नो नीड सेपरेटली। अदरवाइज नो नीड सेपरेटली। रेनो का नो वरी समरा, इफ स्टिल यू डोंट गेट इट, एंड इनफैक्ट मैंने तो बिल्कुल सबसे पहले क्लास के स्टार्ट में यही फीडबैक लिया था कि आप लोगों ने जो कल मैंने क्वेश्चन दिया था वो अटेम्प्ट किया या नहीं किया, कॉर्पोरेशन टैक्स का। सो उसमें मुझे टिल द टाइम आई आस्क्ड देयर वर 4 to 5 स्टूडेंट्स, और इन्होंने मुझे फीडबैक ये दिया कि दो ने किया था, बाकियों ने उस वक्त तक तो नहीं किया था। आई एम गुड टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे आई जस्ट रियलाइजिंग कि असर की नमाज का ब्रेक नहीं दिया था। सो जो लोग लेट ज्वाइन किया शायद उन्होंने असर पढ़ लिया, बट कैन आई टेक 7 minutes break for asar prayers? It's about, time is about to end. शफीक, सो आफ्टर 7 minutes हम एक दफा क्वेश्चन रीड आउट कर लेंगे, क्वेश्चन रीड करके आई गिव यू द मगरिब प्रेयर्स ब्रेक, ओके?
Should we resume? Uh, should we resume? Hmm. Okay, so let's start. COP Limited has prepared its accounts for 3 month period ended 1st October to 31st December 23. 3 months का period है. The accounts show a trading loss before taxation of 13,000. Okay. In arriving at the loss, COP Limited deducted the following expenses in its statement of profit or loss: depreciation, donations, legal fees, promotional cost, annual party for staff at a cost of 160 per head. मुझे याद है स्टाफ पार्टी की हमारी कल भी बात हुई. या अदर वे राउंड ये कह रहे हो, कल जो क्वेश्चन किया था उसमें भी जिक्र था. व्हाट टू डू विद दैट? व्हाट टू डू विद दैट एनुअल स्टाफ पार्टी? कल के क्वेश्चन में भी इस पर डिस्कशन हुई थी. शर्मिला एंड समरा, इस पे हमारी कल भी जब बात हुई थी, कल भी मैंने बोला था कि वो 150 की लिमिट इज फ्रॉम द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, इट इज फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट इनकम पर्सपेक्टिव. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पीएन. सो अगर यहाँ मुझे एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करनी हो तो आई विल फॉलो व्हाट यू गाइस आर सेइंग कि सर 150 तक की लिमिट होती है, 150 से ज्यादा होगा तो नॉट अलाउड होगा, तो टैक्सेबल बेनिफिट हो जाएगा. यू आर राइट, बट benefit taxable exempt that all is for employment income. हम यहाँ एम्प्लॉयमेंट इनकम की बात ही नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग इनकम. सो ट्रेडिंग इनकम के लिए क्या होगा? सो रहने का सेम कमेंट टू यू, दैट लिमिट इज फॉर द. तो देखे, मतलब इतना सैड और इतना रोने की कोई वाली बात नहीं है. मैं इसको सिंपल से एक प्रिंसिपल बताता हूँ. अपने माइंड में प्रिंसिपल पहले तो ये क्लियर रखो कि पूछा क्या जा रहा है. आर वी टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग इनकम और आर वी टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट इनकम? पहले ये क्लियर कर लो. हम यहाँ किस चीज की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की, एम्प्लॉयमेंट की? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग, राइट? ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, स्टाफ को कुछ भी देना, खिलाना पिलाना, घुमाना फिराना, सुलाना बिठाना, जो कह लो, एवरीथिंग इज अलाउड. सही है. और फ्रॉम ट्रेडिंग इनकम पर्सपेक्टिव एवरीथिंग इज अलाउड. ओके. किसी भी स्टाफ का खिलाना पिलाना, घुमाना फिराना, बिठाना, सुलाना, लेटाना, जो भी कुछ कर रहे हो स्टाफ के लिए, एवरीथिंग इज अलाउड. ये सारी चीजें स्टाफ की उस एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट इनकम में जाके देखना कि टैक्सेबल होंगी कि एग्जेम्प्ट होंगी, वो एम्प्लॉयमेंट इनकम का टॉपिक है. बट फ्रॉम अ ट्रेडिंग इनकम पर्सपेक्टिव ये सारी की सारी चीजें क्या है? अलाउड एक्सपेंस. डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टी, इज इट अलाउड? Not allowed to be deducted. Very good. Qualifying charitable donation. If you ask me, is this allowed or not, तो मैं इसका आंसर ये दूंगा कि allowed
बट नॉट फ्रॉम ट्रेडिंग इनकम, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल इनकम. सो मैं इसको ट्रेडिंग इनकम में एड बैक करूंगा, और माइनस कहाँ से कर रहा हूँ फिर? माइनस कहाँ से कर रहा हूँ फिर? टोटल इनकम में से, टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम. या दैट्स करेक्ट समरा, मेन प्रोफार्मा में से. लीगल एंड प्रोफेशनल फीस. Legal cost in connection with the disposal of its investment property. Legal cost in connection with the disposal of its investment property. Is it allowed expense? Is it allowed expense? Please quickly. डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी बेचने की लीगल कॉस्ट है, क्या वो ट्रेडिंग इनकम में से माइनस होनी चाहिए? द आंसर इज नो. ये तो बेसिकली जो हम कैपिटल गेन में एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ये तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है. आई एम नॉट सेइंग कॉस्ट ऑफ एसेट, आई एम सेइंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो माइनस होता है टू अराइव एट नेट डिस्पोजल प्रोसीड. Okay. Then solicitor fee to recover bad debts. Solicitor fee to recover trading debts from customers. Allowed expense. Advice on making staff redundant as a result of closing branch. Is it allowed expense? देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था स्टाफ है ना, स्टाफ से रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म की चीजें, खिलाना पिलाना, घुमाना फिराना, सुलाना लिटाना बिठाना, एवरीथिंग इज अलाउड. स्टाफ के लिए सब कुछ अलाउड. लीगल फीस फॉर ड्रॉइंग अप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर. कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करवा रहे हो आप, और उसके लिए सप्लायर को आप कुछ, सॉरी, सप्लायर के साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एक टेम्पलेट टाइप बना रहे हो, एक फॉर्म बना रहे हो, और उसके लिए आप अपने लॉयर को कुछ फीस पे कर रहे हो. इज इट अलाउड? इज इट रिलेटिंग टू बिजनेस? करेक्ट. दैट इज अलाउड. ग्रेट. Promotional cost 50 umbrellas with complimented name given to customers. 500. Allowed? Yes, because advertisement भी है, 50 से कम भी है, allowed. Second, 100 packet of biscuit with complimented name given to customers. रेनू का नाम लिखा हुआ है, 50 से कम है, then why you say no? रेनू and Samra. Very good. Nasik. So important here is this one. Biscuits. Not allowed. Food hampers category में चला जाता. 5 briefcases with complimented name on it given to customers. 400. 5 briefcases. Is it allowed? नाम तो चेक कर लिया. 5 briefcases है, और 5 briefcases की कॉस्ट है 400. सो 400 डिवाइडेड बाय 5. एक ब्रीफकेस कितने का हुआ?
I asked the same question. Is it allowed? Because cost is more than 50. That yeah, that's correct, Sharmila. Um, Additional information. Capital allowances. The tax written on value of capital allowance main pool at 30th September 2023 was 30,000. Okay. During October 23, COP Limited purchased two new cars. Car 1 cost 57, CO2 emission 65, car 2 22, electric with zero emission car. COP Limited sold car 1 during December 23 for 50,000. On 10th November, COP purchased a new machinery costing 270,000. Chargeable gain. During December 23, COP Limited sold its only investment property for 4 million. The property had cost 1.5 million in November 2009 and a further 15,000 was spent in legal fees in November 2009 to acquire the property. In error, legal fees in relation to disposal were not capitalized in COP Limited accounts and instead they were included in legal and professional fees in company's statement of profit or loss. See note number 2. आई होप यू गाइस कैन ज्वाइन द डॉट्स नाउ जो ऊपर हम लोग भी बात कर रहे थे कि भाई जो लीगल फीस इन कनेक्शन विद द डिस्पोजल है वो कैपिटल गेन में से माइनस होना चाहिए एज अ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल. इट्स नॉट योर रेवेन्यू एक्सपेंस. During October 13, COP Limited spent 550,000 adding an extension to the property. Indexation factors are as follows. Calculate COP Limited taxable total profits for 3-month period ended 31st December 23. Your computation should commence with the trading loss before taxation of 13,000 and should list all of the items referred into the scenario indicating by the use of zero any item which do not require adjustment. You should assume that COP Limited claims the maximum capital allowances. Third, you should assume that trading loss is claimed against total profits for the 3-month period ended 31st December 23. क्या मुझे कोई थर्ड पॉइंट का मतलब बताएगा? थर्ड नोट, थर्ड assumption का मतलब implication. Yes, please. Third point का. So नो. सो 3 मंथ्स की तो होगी, उस पर कोई कार्ड नहीं है. नो समरा. थर्ड बुलेट पॉइंट की इंप्लीकेशन इसके अगर लॉस आता है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, थर्ड लाइन. You should assume that any trading loss is claimed against COP Limited profits for the 3-month period ended 31st December 23. मतलब अगर ट्रेडिंग में लॉस आया तो वो उसी साल की उसी पीरियड की टोटल इनकम से एडजस्ट हो रहा होगा. ओके. आई होप फर्स्ट बुलेट का मतलब क्लियर है. सेकेंड बुलेट का भी मतलब क्लियर है कि अगर कहीं कैपिटल अलाउंस है तो अज्यूम ये करना है कि मैक्सिमम कैपिटल अलाउंसेस क्लेम करेंगे हम लोग. राइट. थर्ड का मतलब ये कि अगर ट्रेडिंग में लॉस आया तो ट्रेडिंग लॉस के साथ मल्टीपल काम हो सकते हैं, करंट ईयर, कैरी बैक, कैरी फॉरवर्ड. तो मुझे यहाँ पे अज्यूम क्या करना होगा कि अगर ट्रेडिंग में लॉस आ रहा है तो उसके साथ में क्या कर रहा हूँ, उसको करंट ईयर की टोटल इनकम से एडजस्ट करवा रहा हूँ. ओके. मैं पहले जरा ट्रेडिंग
Tax adjusted trading income or loss. Trading loss before taxation 13,000. सबसे पहले डेप्रिसिएशन के बाद पॉली देन qualifying charitable donation, then disposal of property. Redundancy advice. Then बिस्किट्स के बाद इसका आप लोगों ने रीजन बताया था, फूड हैम्पर्स आर नॉट अलाउड. देन एनुअल स्टाफ पार्टी अलाउड. ले दे के सिर्फ अब एक चीज रह जाती है.
मेन पूल ब्रॉट डाउन बैलेंस 30,000। और क्या क्या हुआ था? मेन पूल के बाद कार वन 57,000। कार टू डिस्पोजल ऑफ कार वन। फिर उसके बाद मशीन खरीदी 270 की। मशीन खरीदी 270 की। एआईए मिलेगा? मशीन खरीदी 270 की, मशीन पे एआईए मिलेगा? शर्मिला, it is advisable to write, like it's good to write and it is highly advisable to write. Very good, Samra. I was waiting to hear this feedback, this comment, कि शायद कोई तो बोले यस यू आर राइट कि जो भी इस तरह की चीज है उसको मैं 3 मंथ्स के ऊपर अपोर्शन करूंगा। राइट। सो एआईए होगा, मना नहीं है, बट एआईए कितने मंथ्स का होगा? 3 मंथ्स का होगा। और जो अमाउंट एआईए से एक्सीड कर रही है उसका क्या होगा? जो अमाउंट एआईए से एक्सीड कर रहा है उस अमाउंट का क्या होगा? करेक्ट। सो मेरे पास मेन पूल के लिए कितनी अमाउंट बच गई? 20,000। या एग्जैक्टली शफी। सो मे बी इस 250 के साथ मुझे कमेंट करना चाहिए कि यार ये 250 क्यों है। मैंने अपने पास चीजों का सम करना स्टार्ट किया।
तो ट्रेडिंग लॉस आया बाय द अमाउंट 126205 का। यस सम्राट, डिस्पोजल वाली कार क्या करना? रिकॉर्ड तो की 50,000। डू यू वांट टू से समथिंग एल्स? एसआरपी, क्योंकि गाड़ी वो रिकॉर्ड ही एसआरपी में हुई थी। या हियर इट इज। थैंक यू शफीक। एनीथिंग फर्दर टू आस्क फ्रॉम ट्रेडिंग इनकम? एनीथिंग टू आस्क फर्दर फ्रॉम ट्रेडिंग इनकम? लाइक जो इसकी मैंने टैक्सेबल लॉस आ रहा है एट द मोमेंट, तो वर्किंग टू कैपिटल गेन्स। डिस्पोजल प्रोसीड्स। नेट डिस्पोजल प्रोसीड कॉस्ट। खरीदा कितने का था? 1.5 मिलियन का। एनहेंसमेंट भी थी कुछ, कितने की थी एनहेंसमेंट?
Mm, I'm done till capital gain. फाइनल प्रोफार्मा बना के स्टार्ट करूं बाकी. ट्रेडिंग में इनकम नहीं है, लॉस है, सो दैट्स व्हाई रिकॉर्डेड नेल. क्यूसीडी रिकॉर्ड किया था कहीं. एनी क्वेश्चन?
आई एम वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू गाइस कि आप लोग कुछ सवाल पूछो। कोई कमेंट दो, कोई अच्छा बुरा कमेंट। सो रेणुका, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन चेक स्टेप बाय स्टेप। आपका ट्रेडिंग लॉस कितना आ रहा है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ योर ट्रेडिंग लॉस? कैपिटल अलाउंस की अमाउंट मैच कर रही है? ट्रेडिंग लॉस की अमाउंट मैच कर रही है? कैपिटल गेन की अमाउंट मैच कर रही है? 148150। आई होप ये 148150 इज इन लॉस, राइट? आपका प्रॉफिट तो नहीं आ रहा? आई होप यू गॉट द आंसर। कुछ कैप आपने कैपिटल अलाउंस रिकॉर्ड किए, डिडक्ट किए कैपिटल अलाउंस? करना है ना यार, ऐसा कैसे हो सकता है कैपिटल अलाउंस ना हो किसी बिजनेस में? यू मोस्ट वेलकम। गुड। अच्छा, गाइस, यस, शर्मिला, यस यू आर राइट। प्रैक्टिस इज समथिंग व्हिच इज नाउ ऑन यू गाइस। वो कहते हैं ना, एक दफा मैंने और आप लोगों को एक वॉक थ्रू दे दिया है कि हाउ द क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड। थ्री ऑप्शंस। मेरे पास अभी अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर है। इस हाफ एन आवर में के लिए तीन ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर वन, आप लोग अपने कोई क्वेश्चन इधर उधर के कुछ पूछने हैं वो पूछ लो।
किसी ने कुछ बात करनी है, कुछ डिस्कस करना है, वी कैन डिस्कस। ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, जल्दी छुट्टी करो, पार्टी करो। ऑप्शन टू। ऑप्शन थ्री, विच इज द बेस्ट ऑप्शन इन माई व्यू, हम जून 24 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लें, विच इज ऑफ 10 मार्क टेक्स्ट प्लानिंग वाला। समरे, यू लाइक ऑप्शन वन? बताएं। और तो आपसे पूछते हैं कि आप क्या डिस्कस करना चाहते हो। कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने कल भी क्वेश्चन पूछना था लेकिन फिर वो क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी तो नो वरीज, नो वरीज, बताएं। तो सर फिर मैं पूछ नहीं पाई थी तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने सीजीटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। मतलब मैंने कैप्लान किट से भी किए और बीपी से भी किए ना। तो उसमें मुझसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मुझे ऐसे सीजीटी में कोई इशू नहीं है। लेकिन एक से दो क्वेश्चंस थे उसमें ना, जैसे सर जो नॉन वेस्टिंग चैटल था जिसमें पेंटिंग्स वगैरह थी, तो उसमें जो सिचुएशन वन थी उसके हिसाब से अगर हमारी डिस्पोजल प्रोसीड 6,000 से कम है तो हम उसको नहीं नहीं, पहले वाले में तो एग्जाम था, दोनों कम थे ना, कॉस्ट भी और हम्म। डिस्पोजल प्रोसीड भी। हम्म। तो वो 6,000 से कम हो तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। और हम्म। एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें डिस्पोजल प्रोसीड 6,000 से कम है और कॉस्ट ज्यादा है, तो हम डिस्पोजल प्रोसीड को फिक्स करके लेंगे 6,000 पर, करेक्ट, है ना। 6,000 पे। और करेक्ट। एक सिचुएशन ऐसी थी कि अगर डिस्पोजल प्रोसीड ज्यादा है उससे 6,000 से, तो कॉस्ट सिक्स उनमें थाउजेंड से कम है, हाँ कम है और कॉस्ट कम है और तो फिर डिस्पोजल लोअर प्रोसीड ऑफ। ज्यादा है, तो लोअर ऑफ लेते हैं। फिर वो 5/3 रूल आ जाता है और दोनों करेक्ट। को करके बिल्कुल। लेते हैं ना। लेकिन एक बिल्कुल। जगह उन्होंने जहां पर कहा ना सिचुएशन वन के मुताबिक कि दोनों एग्जाम्प्ट होंगे, तो ऑप्शन में जीरो भी था तो मैंने जीरो लगा दिया। तो एमटीक्यू का एक क्वेश्चन था, ये एमटीक्यू भी मेरे पास है, या माइकल वाला था कैप्लान किट में। उसमें उन्होंने दिया हुआ था कि 28 फरवरी को माइकल ने एक पेंटिंग सोल्ड की 5,900 की, आफ्टर ऑक्शनियर फीस 656। तो ये इसमें से माइनस होगा ना 5,900 में से। नो। देन फिर लिखा हुआ ही हैड ओरिजिनली नो। एक्वायर्ड द नो। पेंटिंग ऑन 1 जून 23 फॉर 4,000, तो मैंने जीरो लगा दिया क्योंकि दोनों 6,000 से कम है। नहीं तो नहीं, सॉरी समरा, सॉरी। जी Here you जी, are misinterpreting the question. 5,900 is after auctioneer fee. That's what you said, आफ्टर, right? तो फिर भी सही, सिक्स So, थाउजेंड से तो कम ही नहीं हुआ ना ना। यार, नो 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 समरा, यू आर मिक्सिंग अप ओवर हेयर। ये जो हम 6,000 की बात करते हैं, जहाँ पे कॉस्ट प्रोसीड 6,000 से कम हो, सो 6,000 इज ग्रॉस प्रोसीड्स और नेट प्रोसीड्स। मैं थोड़ा सा हम्म, कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ सिचुएशन। वो इन योर ओपिनियन व्हाट इट? इज इट ग्रॉस और इज इट नेट? आई थिंक इट इज ग्रॉस। So if you think it's gross, that 5,900, is it gross proceeds or net proceeds? नेट प्रोसीड। Gross कितना होगा? You said 5,900 after deducting auctioneer fee of 500 और हम्म, 600, आपने कुछ बोला। तो जी अगर जी, मैं इसका gross disposal proceeds निकालूं, तो gross disposal proceeds would be like somewhat 6,500 सिक्स type, 60। 6,556 आ रही है हाँ। करेक्ट। तो क्या वो ओ 6,000 से कम हुई disposal proceeds? If the answer is no, नो। which is at the moment answer is no, तो वो फिर आपकी फर्स्ट कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा। ओ मतलब हमें ये देखने के लिए भी पहले ग्रॉस देखना पड़ेगा कि ये अगर आफ्टर ऑक्शनरी फीस है तो हम उसको पहले ऐड अप करके देखेंगे नहीं, कि मैं इसको 6,000 से। रिफ्रेश करता हूँ, मैं आपकी बात को रिफ्रेश करता हूँ। हम्म, प्रिंसिपली स्पीकिंग, जो 6,000 का डिस्पोजल प्रोसीडर, इज इट नेट और ग्रॉस? सिंपल क्वेश्चन। यू सेड ग्रॉस। यू थिंक इट ग्रॉस, आई सेड हम्म यस, योर थिंकिंग इज 100% करेक्ट, इट इज ग्रॉस। अब ये तो देखें क्वेश्चन में, जैसे अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे कॉर्पोरेशन टैक्स वाला, अब हम्म उसमें अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन में एरर किया है, सो दिस इज अवर एक्यूमेन
कि मैं उस एरर को सही करके फिर इंटरप्रेट करूं। हम्म। राइट। मतलब कोई मुझसे बोल सकता है कि सर क्या फर्क पड़ता है, जो 115 की लीगल कॉस्ट थी डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माइनस तो हो रही है ना, ट्रेडिंग से माइनस हो, कैपिटल गेन से माइनस हो, माइनस हम्म। तो हो रही है। बट यू अंडरस्टैंड, दोनों यस। की इम्प्लीकेशन सेम नहीं है, बोथ हैज डिफरेंट इम्प्लीकेशंस। इन द सिमिलर वे क्वेश्चन में अगर 5900 गिवन है, द क्वेश्चन विच यू आर रेफरिंग, और जिसमें बहुत अम्मा मारो क्लियरली रोज मेंशन्ड है, ना थर्टी भाई वे के नो टाइम नहीं दया दिस इज आफ्टर डिडक्टिंग ऑक्शनर फी। थोड़ा सा आप अपनी जगह चेंज कर लोगे समरा इफ पॉसिबल। सो जो 5900 है दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग ऑक्शनर फी ऑफ XYZ अमाउंट। सो इसका मतलब है कि दिस इज नेट अमाउंट। सो मैं प्रिंसिपल फॉलो करने की बात कर रहा हूँ, क्रॉस करके फिर कंपेयर करना है कि ये एग्जेम्प्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यस सर। Okay? और बताएं। और सर मैंने ये पूछना था कि अभी जैसे मेरा सीजीटी वेट और इनहेरिटेंस टैक्स हो गया है, मैंने आपसे एक मशवरा लेना था। तो मैंने इनकी किट्स भी कर ली हैं। तो अब वेरी सर गुड। मेरा कॉरपोरेशन टैक्स जो है ना, वो जैसे ख़त्म हो गया उसके लेक्चर्स, अब मुझे उसकी ना प्रैक्टिस करनी है, और इनकम टैक्स मेरा उसकी प्रैक्टिस रहती है। तो ये मैं कैसे करूँ 2 हफ्ते? कैसे करूं? ओके, मतलब मे बी यू आर ट्राइंग टू आप आस्क मी मुझे द बता दें कि स्मार्टर वे जैसे टू मैं डू दैट। जैसे मैं कितने दिनों में कर लूँ या कब तक कर लूँ, देन उसके बाद मतलब ऐसे पूछ रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसे ओके, मैंने यू आर आस्किंग मैंने फ्रॉम अ स्टार्ट नहीं प्लानर किया। पर्सपेक्टिव। हम्म। ओके, सो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक एडवाइस तो आपको ये जरूर होगी कि पेपर क्वेश्चंस में कोशिश करना कि लेट सपोज आधे, एंड इफ नॉट आधे देन हम्म। एटलीस्ट 25-30% या 25-30 से अप टू 50% क्वेश्चन प्लेटफॉर्म पे या स्प्रेडशीट पे सॉल्व करो, ताकि आपकी जो है ना प्लेटफॉर्म की स्प्रेडशीट की प्रैक्टिस भी बनती रहे, प्रोफॉर्मा भी थोड़ा सा ओके। उस हिसाब से क्लियर होता रहे। सही है। हम्म। एज फार एज टाइम इज कंसर्न, टुडे इज 16 November। हम्म। आर यू डन विद बोथ द एग्जाम किट्स या कोई एक एग्जाम किट हुई है? मैं दोनों के साथ साथ कर रही हूँ, जो चैप्टर हो जाता है मैं उसकी कैप्लान भी कर लेती हूँ, बीपीवी भी कर लेती ओके, सो इसका मतलब फ्रॉम द एग्जाम किट परस्पेक्टिव यू वुड बी डन। सो मे बी इफ यू आर डूइंग इट इन दिस वे, देन यू कैन गो लेट्स से 7 to 10 days फ्रॉम टुडे, और 7 to 10 days के बाद फिर सिर्फ मॉक्स करना है, हूँ। और जो इधर सीबी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, जो एग्जाम किट में अवेलेबल है, ऑल दोस टाइप हम्म। ऑफ स्टफ। तो जैसे अगर मैं अभी कॉर्पोरेशन मैंने जैसे उसके लेक्चर सारे ले लिए, तो अगर मैं आज 16 है, तो मैं इसकी सारी मतलब किड्स के ना लॉन्ग क्वेश्चन अभी थोड़े रहते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो हम्म। वो जो है मैं जैसे अगर 19 तक कर लूँ या 18 तक कर लूँ, आज का भी अभी रात तक काफ़ी टाइम है, फिर अच्छा, 17 रात का में भी टाइम है, पूरा। पता नहीं है। आई कैन नॉट से दिस कि आज रात में टाइम है, बिकॉज आफ्टर दिस आई हैव अनदर क्लास, और वो ऑफ होते होते कुछ 11 बज जाएगा। तो फॉर मी आज का दिन तो खत्म हो गया, बट फॉर यू टाइम है, तो गुड टू हियर दिस। हाँ सर। तो चलें, तो 17 का तो पूरा दिन है, फिर 18 का भी है, तो 2 दिन में या 3 दिन में तो मैं कर लूंगी करेक्ट। क्वेश्चंस। तो सो उसके देखिए, बाद फिर। आप, मैं तो ये सोच के कह रहा हूँ कि आपने स्प्रेडशीट पे भी करने हैं क्वेश्चन, हम्म। एंड आई होप, एंड दिस इज टू एवरीवन प्लीज, आई होप आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लेट्स से कॉर्पोरेशन टैक्स सिर्फ लॉन्ग फॉर्म नहीं करते, उसके एमसीक्यूज भी करते हो। हाँ, आईएसटी एमसीक्यूज सीजीटी भी सॉल्व करने। करते हुए सिर्फ उसके एमटीक्यूज सॉल्व नहीं करते, उसके लॉन्ग फॉर्म भी करते हो। एमसीक्यूज भी करते हैं और लॉन्ग भी करते हैं। लाइक सीआरक्यू वाले क्वेश्चंस भी करते हो फॉर आईएसटी हम्म। सीजीटी एंड वेट, राइट? यस। चल फिर सही है। क्योंकि उसमें वो आखिर में कुछ उन्होंने काफी ऐसे टैक्स प्लानिंग टाइप क्वेश्चन भी डाला होता है कि आप एडवाइस करो। आप तो वो फिर थोड़ा कवर हो जाता है, जैसे टैक्स प्लानिंग की भी कोई इस तरह चीज आ जाती है ना, आई एग्री। थोड़ा सो जैसे भी लिंक आप हो देखो ना, जाता है। हमने भी लास्ट क्वेश्चन जो किया जिसमें एक ही ट्रांजैक्शन की आईएचटी भी था, सीजीटी भी था, हम्म।
और इनकम टैक्स भी तो ऑफ अ गिवन सिनेरियो कि यार उसके टैक्स इनकम टैक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके आईएसटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर सीजीटी की इम्प्लीकेशंस क्या आएंगी. सो यस दैट इज ट्रू. राइट। बट तो अभी मैं पहले कॉर्पोरेशन को मतलब उसकी करूँ, यस. पहले मैं कॉर्पोरेशन को करूँ ना, सो फिर देखें, आपकी अभी अप्रोच ये होनी चाहिए क्योंकि अभी आपने ताज़ा ताज़ा कॉर्पोरेशन टैक्स के लेक्चर्स अटेंड किए हैं. सो हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट द कॉर्पोरेशन टैक्स के एमटीक्यूज, हम्म। सीआरक्यूज, एवरीथिंग ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स. फिर ओके। उसके बाद, अच्छा आप 2 दिन कह रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील इट ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज यू हैव टू एग्जाम किट्स, बीपीपी एंड कैप्लान. आई डाउट हम्म। कि 2 दिन में 3। ये सार. हाँ करेक्ट. So 3 to 4 days sounds reasonable to me, but हम्म। again, I really don't know you. If you can manage to do that in 3 days, that's great. Then फिर उसके बाद आपने उठाना है इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स के बाद भी आपका एक थर्ड एरिया टैक्स प्लानिंग का फिर भी रह जाता है क्योंकि टैक्स प्लानिंग जनरली जब तक आपने इन दोनों एरियाज की एग्जाम किट ना की हो हम्म। प्रॉपरली, आप नहीं कर क्योंकि वो सकते हो. इन दोनों से ही मिलकर बनता है। मेजोरिटी तो लिंक्ड होता है, दैट इज करेक्ट. तो फिर आपके वो भी अगर क्वेश्चंस मैं कंसिडर करूं तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम आपका 1 वीक का टाइम कहीं नहीं गया. सो वंस दीज थिंग्स आर डन, डू पिंग मी, वी कैन कनेक्ट टू डिस्कस द वे फॉरवर्ड. फिर हो तो जाएगा ना इस तरह। कम आपने जो आखिरी बात पूछी है पेपर के लिए पूछी या एग्जाम किट कंप्लीट होने के लिए पूछी? दोनों। सो इफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग फॉलोड रिलीजियसली प्रॉपरली, पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला. इसको इस टाइमलाइन में मैं, आपने तो 1 वीक की टाइमलाइन डिस्कस की, मैं तो 1 वीक से 10 डेज तक पे भी ओके हूँ, प्रोवाइडेड यू आर ऑलरेडी डन विद इनहेरिटेंस, सीजीटी एंड वैट. वेट। दिस इज माई यस। माई अजम्पशन राइट कि हमारा सेक्शन सी के एरियाज रह गए बी डन. तो हम्म। बी विथ बोथ किड्स। बी बी विद बोथ किड्स गुड. तो आई कैन टेल यू कि अगर आप 1 वीक to 10 days में भी सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस कर लो, सो सो स्टिल यू हैव इनफ टाइम कि यार आप मॉक्स वगैरह और इस तरह के पूरे पूरे पेपर्स एक साथ अटेम्प्ट कर सको. बट इसमें जो जो सेकंड चीज मैंने पूछी थी कि हम ये इस क्वेश्चंस के कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं पेपर के, तो क्वेश्चंस को कंप्लीट करना, प्रैक्टिस को कंप्लीट करना, इट्स विद यू. लाइक आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड टू हियर कि सर टाइम है, 3 दिन में हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है. इफ इफ द सेम एनर्जी इज फॉलोड, हाँ बिल्कुल हो सकता है. और इंशाल्लाह ताला वंस इट्स मैनेज्ड, इंशाल्लाह एग्जाम भी मैनेज हो जाएगा और इंशाल्लाह पेपर भी पास हो जाएगा. इंशाल्लाह। परफेक्ट. ओके। एनीवन फर्दर? थैंक यू सर। नो, मोस्ट वेलकम समरा. शफीक, रेनुका. शफीक, डू रिमाइंड मी, शायद आपने बताया था कि आप अभी दिसंबर में अपियर नहीं हो रहे, राइट? या वो किसी और ने बताया था, मिक्सिंग अप? ओके शफीक, noted. Renuka, I'm looking for your questions. Can I get yesterday recording? So, Renuka, again, even when I respond to your points, if you want to discuss, you can unmute to save the time. Uh, but can I get yesterday recording? The answer is yes. For sure, you will get the recording. I'm not sure कि वो आज provide हुई नहीं हुई. If not provided today, tomorrow by first half it will be available. So that is for sure. That's the first point. Second, okay, I hear for university exam. So
You will start section C from tomorrow. How many questions? So, Renuka, on this section C point, are you done with your recordings, with your lectures? Oh, that's good to hear. So, if it is done, then probably, and I would say you and Samra are in the same boat then. Yes, Samra is also just completed her uh, lectures, and you are confident, like you, I can say the same status for you. So in that situation, again, timelines could be same for both of you. For you, I'm not sure what your other commitments are, but 1 week to 10 days, you should be done with the section C. And my assumption for you is same, like you are done along with the practice for section B for section B topics, right? So we have approximately 7 to 10 days from today कि यार आप अपना जो है सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस एग्जाम किट के कर लो. बट इफ यू हैव टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड यू आर लाइक सर मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकती, आई वुड बी एबल टू डू सेलेक्टिव क्वेश्चंस, so do advise me according to selective questions. Then if this is the case, so first do let me know, is this the case? You cannot do all of the questions, you have time constraints, you can do limited. Is my understanding correct? Okay. So Renika, on this, I would advise you to go look for the exam kit questions on LIFO basis and work out questions on LIFO basis. So I hope you understand LIFO basis as in latest अगर paper uh, जून 24 अवेलेबल है, स्टार्ट फ्रॉम जून 24 के तीनों क्वेश्चंस किए फ्रॉम सेक्शन सी, then September December 23, then June 23, then September December 22. Go on this up, follow this approach to solve the questions of section C. और जितना पीछे जा सकते हो उतना पीछे जाओ, जितना पीछे जा सकते हो. परफेक्ट. um और कुछ? नो. अच्छा, मैंने क्वेश्चन ओपन तो किया था कि हम करेंगे सॉल्व, बट आई रियली डोंट थिंक सो, लाइक कैन बी डन इन 15 minutes. So we are done with option one. I advise you guys to enjoy the option two now. Take the early off, and still, if any confusion, need any type of support, please feel free to raise your hand. Uh, Try our best to revert you at earliest. Okay. Uh, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम. जो लोग अभी अपेयर हो रहे हो, जो लोग मार्च में अपेयर हो रहे हो, कीप प्रैक्टिसिंग. यू गाइस कैन नाउ परफेक्टली अंडरस्टैंड कि क्या हालत हो रही होती है जब पेपर वो होता है, लाइक सर पे पड़ा हुआ होता है. अभी इन सब लोगों के हालात देख के आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो रहा होगा. यू मोस्ट वेलकम शर्मिला. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर. Again, best wishes for your exam. Hope to see you. Sorry. Looking forward to hear the
great feedback from you guys after the exam. Inshallah, all would be well. Take care. Allah Hafiz from my side. Allah Hafiz.